नमस्कार। राम राम। आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है और सावरकर के बारे में पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। उनके व्यक्तित्व को पुनर्जीवन देने का प्रयास जो है वह निरंतर हो रहा है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भला सावरकर में वह क्या बात थी कि जिस तरह से अंग्रेज़ उनसे घृणा करते थे या परेशान रहते थे या भयाक्रांत रहते थे, उसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की सरकार उनसे परेशान रहती थी, उनके छवि भंजन में लगी रही, बरसों तक उनके बारे में झूठ प्रचारित करती रही। और आज भी वही स्थिति है। उनके जो युवराज हैं वो अलग अलग मंच पर सावरकर के नाम पर विश्वमन करते हैं और कहते हैं कि मैं सावरकर की पंक्ति का हीरो नहीं हूँ, मैं तो नेहरू खानदान का चश्मो चिराग हूँ। लेकिन कोई तुलना हो सकती है क्या सावरकर से इन लोगों की? आखिर क्या बात थी कि अंग्रेज़ उस व्यक्ति को मोस्ट डेंजरस मानते थे? जिस क्रांतिकारी को अंग्रेज़ सबसे अधिक खतरनाक मानते थे, उसके व्यक्तित्व में कुछ तो रहा होगा कि अंग्रेज़ उनसे डरते थे। सावरकर का जब हम जीवन पलटते हैं, पढ़ते हैं और कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस से उनके बारे में जानने के प्रयास करते हैं, तब हम चकित विस्मित रह जाते हैं, क्योंकि सावरकर न सिर्फ महान देश प्रेमी, निर्भीक और दृष्टा व्यक्ति थे, बल्कि अत्यंत ही तार्किक, प्रत्युत्पन्नमति और बहुत कुछ देखने, आकलन करने वाले व्यक्ति थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए उस तरह की काट मौजूद थी। वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही सबक सिखाने में कौशल रखते थे। कमाल की बात थी। मात्र 13-14 वर्ष की आयु में उनके भीतर यह देश प्रेम का राग जो है पनपा था, जब चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई। और उसी समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि देश को स्वतंत्रता दिलाना है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। उसके बाद से जब हम उनका जीवन देखते हैं तो 18, 19, 20, 21 वर्ष की आयु तक आते आते वे परिपक्व हो जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, बहुत कुछ लिख रहे होते हैं और उनकी लेखन शक्ति भी बहुत बेजोड़ है। उसके बाद निरंतर जो है वे संघर्षरत रहते हैं। भारत में इंग्लैंड जाते हैं तो यह जानने के लिए कि आखिर वह क्या है तंत्र जो एक मुट्ठी भर लोगों का समूह भारत के ऊपर शासन कर रहा है, उसे समझने के लिए जाते हैं। तिलक से यही कह करके जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जब वे जो है भारत के मौजूद लोगों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर जोड़ते हैं, जैसे मदन लाल ढींगरा जैसे व्यक्ति को, वहाँ से जब वो निकल रहे होते हैं और जब उन्हें भारत लाए जाने का प्रयास किया जा रहा होता है, तब वे समुद्र में छलांग लगा करके फ्रांस की धरती पर लैंड करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके विरुद्ध जो है कोई केस न चलाया जा सके। लेकिन उन्हें यहाँ लाया जाता है और यहाँ लाए जाने के बाद जो है उन्हें 2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, 50 वर्ष की काला पानी की सज़ा। और सावरकर को जब वहाँ भेजा जाता है तो उसके बाद की जो कथा है, उनके जो यातना भरे जो वर्ष हैं 10-11 वर्ष, उसे पूरी तरह से मटियामेट करके एक प्रपंच जो है पूरे देश में फैलाया गया कि सावरकर ने माफ़ी मांग ली, सावरकर ने माफ़ी मांग ली, जबकि वह कोई मर्सी पिटिशन नहीं था, क्लेमेंसी था, जो कि कोई भी क्रांतिकारी वह क्लेमेंसी वाला जो एक्ट है उसमें जो फॉर्म है उसको भरते थे, फिल करते थे। सावरकर को अगणित यातनाएं दी गई वहाँ पर, जिसके बारे में कोई कल्पना कर सकता है। यह पूछा जा सकता है कि क्या कभी गांधी, नेहरू या उनके अनुवर्ती जो लोग थे, उन्होंने कभी उस तरह की यातना झेली थी क्या? कोल्हू में बैल की तरह पिसना, एक छोटे से कमरे में रहना, वहीं पर शौच करना, सामने फांसी दे रहे कैदियों को देखना, महीनों तक कुछ नहीं देखने पाना, मतलब कोई खिड़की नहीं, अंधकार में डूबे रहना, टाट की जो है पर्दे जैसे वस्त्र पहनने के लिए विवश करना, मतलब ऐसी ऐसी यातनाएं। मच्छरों से भरा हुआ पूरा वो परिसर था जहाँ पर कि भोजन, निकृष्ट भोजन और पता नहीं क्या क्या, वर्षों तक यह साधन जो है यह यातना सहते 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 सावरकर ने वहीं रह करके विद्रोह करना सीखा और सिखाया लोगों को। जो बैरी जो जेलर था
उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले वही क्रांतिकारी थे, और उन्होंने अपने ही प्रयास से बहुत कुछ वहाँ बदल दिया था। लेकिन सावरकर को काला पानी की सज़ा से जब उन्हें स्थानांतरित किया गया महाराष्ट्र की दूसरी जेल में, तब भी उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिली। वहाँ भी वह वैसा ही कठिन जीवन जी रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके बारे में केवल झूठ प्रचारित किया गया, केवल और केवल झूठ। जब हम सावरकर के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, समग्रता में देखते हैं, तब हम यह मानने को विवश हो जाते हैं कि संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में संभवतः कोई और व्यक्ति उतना पूर्ण नहीं है, जो हर तरह के गुण से भरा हुआ है और जिसे सबसे अधिक चोट पहुंचाने के प्रयास किए गए। ये आप बहुत कमाल का संयोग है कि कांग्रेस और अंग्रेज दोनों एक ही तरीके से विचारते काम करते हैं। आज तक कांग्रेस का जो तंत्र है वह उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से कि अंग्रेज चला करते थे। अंग्रेजों ने जैसे सावरकर को दुश्मन घोषित कर रखा था, वैसे ही कांग्रेस ने उसे दुश्मन घोषित किए रखा। लेकिन आज जब धूल हट गई, गुबार हट गया और सावरकर का व्यक्तित्व सामने आने लगा, तब लोग समझने भी लगे कि सावरकर कौन थे, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। लेकिन आज जब जगह जगह उनकी जयंती पर या उससे पूर्व या अन्य मौकों पर सावरकर के ऊपर कार्यक्रम होते हैं, तब हमें वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो गलती कांग्रेसियों ने गांधी या नेहरू जैसे लोगों के साथ की। हमें जबरदस्ती किसी व्यक्ति को देवता बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह काम नहीं करना चाहिए कि अगर तुमने गांधी या नेहरू को खड़ा किया तो हम उसके विरुद्ध सावरकर को खड़ा करेंगे और सावरकर को उनसे महान बताएंगे। जो व्यक्ति जैसा है, इतिहास उसका आकलन उसी हिसाब से कर देता है। इतिहास में यह खूबी होती है कि वह प्रकट कर देता है सत्य को। आप एक नहीं अनेकानेक उदाहरण देख सकते हैं। जिन गांधी को देवता समान माना गया, आज वही गांधी जो है कठोर प्रश्नों के घेरे में है। देश की 80% जनता का मोह भंग हो चुका है, और गांधी के प्रति जो मोह भंग था वह तो 40 के दशक में ही होने लगा था, तभी होने लगा था। गांधी अप्रासंगिक हो गए थे। इसलिए हमें देवता बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें देवता बनाने के प्रयास जब हम करते हैं तब हम कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि देवता बनाए नहीं जाते हैं। देवता स्वयं जन्म लेते हैं, अपने व्यक्तित्व से स्वयं देवता बन जाते हैं। सावरकर का महान व्यक्तित्व हमारे सामने है। उनके व्यक्तित्व की जो भी खूबियां हैं वह सब उद्घाटित हो चुकी हैं। इसलिए अब हमें सावधान होकर के, सचेत होकर के छवि निर्माण करना चाहिए। यह कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम सावरकर को ही सबसे ग्रेट माने या उनके आगे किसी और क्रांतिकारी को नकार दें, क्योंकि देश का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उसमें छोटी बड़ी भूमिकाएं अनेकानेक क्रांतिकारियों की थी, अगणित लोगों की थी। हमें उसे उसी तरह से समझना चाहिए जिस तरह से भगवान राम ने सेतु बंधन के समय गिलहरी के प्रयास को समझा था कि वह रेत राशि उठा करके अगर वह चट्टानों के बीच में डाल रही थी तो भगवान ने उसे अपने हाथ में बिठा करके उसे फेरा, उंगलियों से उसे स्नेह दिया। तो इसलिए हर छोटे बड़े क्रांतिकारी की भूमिका थी। निश्चय ही जो देख सकते थे, बहुत कुछ दृष्टा थे, महाविद्वान थे, प्रत्युत्पन्नमति से संपन्न थे, तार्किक थे, जिन्होंने बहुत यातनाएं भी झेली, जिनका व्यक्तित्व बड़ा था, उनका आकलन अलग तरीके से होगा। लेकिन हमें पुनः कहूँगा कि यह प्रयास नहीं करना चाहिए जो प्रयास कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ किए, उन्हें देवता बनाने के प्रयास किए, और अंततः यह हुआ कि वह जो है मूर्ति भंजन हो गया। देवता बनाने का प्रयास कभी भी जब हम करते हैं या कुछ ही कुत्सित विचार के तहत करते हैं, एक नीति के तहत करते हैं या असत्य का सहारा लेकर के करते हैं, तब वह प्रयास सफल नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे महाभारत में कर्ण, आधुनिक समय के 2-3 कवि लेखकों ने कर्ण को बहुत महान नायक बनाने के प्रयास किए, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित हो गया, क्योंकि सत्य तो वेद व्यास रचित महाभारत में वर्णित है और वही मूल ग्रंथ है। तो मूल ग्रंथ में जो चरित्र रचा गया है उस वही चरित्र सामने आ गया। इसलिए यह प्रयास नहीं करना चाहिए। सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे, महान देशभक्त थे, दृष्टा थे। उन्होंने बहुत यातनाएं झेली और बहुत कुछ इस देश को दिया। हमें उनके सच्चे व्यक्तित्व को सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि उस व्यक्तित्व को सामने लाने के प्रयास में
किसी का मान मर्दन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास जो होता है वह बड़ा निर्दयी निष्ठुर होता है। वह स्वयं सबको उसकी जगह पर प्रतिष्ठित कर देता है। जो जिस जगह का अधिकारी होता है उसे वही मिलता है। यह जीवन का नियम है, यह विधि का विधान है, यही जो है होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कल एक जगह देखा या कई अन्य जगहों पर भी जो है मैंने यह देखा है कि कुछ लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि अब वे सावरकर को उसी तरह से महिमामंडित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने गांधी को कोशिश किया था, महिमामंडित करने की कोशिश की थी। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और सत्य को सामने लाना चाहिए। विक्रम संपत जैसे लोगों ने जो पुस्तक लिखी है सावरकर पर, उसे पढ़ना चाहिए। बहुत डिटेल्ड में उन्होंने उनके जीवन के रहस्यों को खोला है, बहुत शोध करके वह पुस्तक लिखी गई है और लोगों को वह पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि सावरकर का सत्य जान सकें। लेकिन यह भी एक विचारणीय बात है कि कैसे एक महान व्यक्तित्व को धूमिल करने की कुचेष्टा जो है कांग्रेस की सरकार ने की। और यह एक सत्य है कि ऐसे ही देश प्रेमियों और महान लोगों को हमेशा बर्बाद करने के प्रयास किए गए। मैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करूंगा जो कि महान गायिका थी, महानतम गायिका थी संगीत की, जिनका सावरकर के जीवन से बड़ा ही पिता और पुत्री जैसा संबंध था, लेकिन उनके साथ भी यही किया गया कि उन्हें बुरा मनुष्य सिद्ध करने के प्रयास किए गए। लेकिन होता क्या है? होता वही है जो सत्य होता है और वही सामने आ जाता है। तो अगले आने वाले दिनों में एक वीडियो उनके ऊपर बनाऊंगा और तब आपके सामने कुछ तर्क और तथ्य रखूंगा कि कैसे उनकी छवि को मलिन करने के प्रयास किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।